हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। आज से हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सभी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैथ्स के लिए तो मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट करवा ही रहा हूँ। तो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सबके क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अब इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया या क्वेश्चंस के टाइप क्या क्या है, तो 45% क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यू के हैं, जो पिछले साल वन दरोगा में पूछे गए थे उसके क्वेश्चन है। 25% क्वेश्चन अदर एग्जाम में, जो अदर एसएससी, रेलवे, सीडीएस, इन सभी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से 25% क्वेश्चन है। और 25% क्वेश्चन न्यू है जो मैंने बनाए हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों लिया है मैंने, तो देखिए एग्जाम टाइम पे कुछ नाजुक स्टूडेंट होते हैं जो 4 से 5 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, उसको देख के घबरा जाते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड आ गया पेपर, ये हो गया वो हो गया, और उसकी वजह से वो अपना जो 90% पेपर जो आपके सिलेबस से आता है उसको खराब कर देते हैं। तो अगर मैं आपको पहले शुरू से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको तैयार कर दूंगा कि हाँ आपके एग्जाम में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा, तो आप पहले से रेडी रहोगे उस क्वेश्चन को डील करने के लिए कि उसको कैसे हैंडल करना है, छोड़ना है या फिर करना है। तो इसलिए मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी करवाऊंगा, ठीक। और आप सभी से निवेदन है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखें, सब लोग कमेंट करेंगे कि आपके 25 में से कितने आए। 25 में से अपना मार्क्स जरूर बताएंगे, सबके सब जितने भी वीडियो देखेंगे। यदि आपके 0 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 25 में से 25 आ रहे हैं, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप सबको कमेंट करना है। इससे आपका ही फायदा है, आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपसे कितने बच्चे ऊपर हैं, कितने बच्चे नीचे, सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप जरूर अपने मार्क्स को कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को आपको मॉक के फॉर्म में लगाना है, यानी जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है तो वीडियो को रोकना है, यहाँ पे क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है। अब खुद से इसलिए पढ़ना है क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, वहां मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको ही पढ़ना है, इसलिए आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना है। उसके बाद अपने मन में इसका आंसर सोचना है, फिर वीडियो को रिज्यूम करना है, आपको देखना है आंसर सही है कि गलत है। इस टाइप से आपको सारे 25 के 25 क्वेश्चन को करना है और लास्ट में अपने मार्क्स बताने। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये आपको मैम ने थ्योरी की क्लासेस में कराया है बायोलॉजी में। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 होते हैं ना एसेंशियल पोषक तत्व जो हमें चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज, सुक्रोज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये जो एंजाइम होते हैं ये तोड़ते हैं शुगर में। ओके, शुगर में तोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को। फिर जो प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, ये तोड़ते हैं अमीनो एसिड में। प्रोटीन को किस में तोड़ते हैं, अमीनो एसिड में, ये तीनों एंजाइम। फिर जो फैट होता है यानी वसा जो होता है उसको लाइपेज तोड़ता है फैटी एसिड में, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर आप देखोगे क्वेश्चन में ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों प्रोटीन को तोड़ते हैं अमीनो एसिड में या फिर उसका पाचन करते हैं, है ना। दोनों है ऑप्शन में। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, यहाँ पूछा गया इन द स्टमक, स्टमक में कौन डाइजेस्ट करता है स्टमक, तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको एक्टिव साइट्स भी पता होना चाहिए, जैसे कि माउथ, एमाइलेज एंजाइम होता है, वो स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में तोड़ता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में तोड़ता है। फिर पेट में जो पूछा भी गया क्वेश्चन में, स्टमक में पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, ठीक। फिर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज फ्रॉम पैनक्रिया, जो पैनक्रियास से जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस, तो उसमें देखिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये आते हैं तीनों। अब जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है ये क्या करता है, स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ता है, वही कंटिन्यू रहता है प्रोसेस। ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड्स को, इसने क्या किया था ना यहाँ पे, पेप्सिन ने स्टमक में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ा था, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टाइड्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है, ठीक है, पॉलीपेप्साइड या फिर डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। फिर लाइपेज, लाइपेज भी क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है, ठीक है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, ये ऊपर वाला तो था कि पैनक्रियाटिक, जो पैनक्रिया से जो जूस आ रहा है उसके साथ साथ जो 3 चीजें आती हैं वो, और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या होता है, माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टेज, ये क्या करते हैं, डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में तोड़ते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में अभी तक टूटा था, फिर उसको डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कौन तोड़ता है, माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टेज। फिर पेप्टाइडेज ये क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में तोड़ता है, और एमिनो एसिड ही हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, कौन सा एंजाइम किसको किस में तोड़ता है, फिर दूसरा कौन सी एक्टिव साइट पे ये वर्क करता है। हमसे पूछा गया कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है स्टमक यानी पेट में, तो कौन करता है, पेप्सिन करता है पेट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्मेंटेशन इज टाइप ऑफ डैश प्रोसेस। किण्वन एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो किण्वन के बारे में पूछा गया, फर्मेंटेशन क्या होता है। देखिए, फर्मेंटेशन इज मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सेल कन्वर्ट शुगर इनटू एनर्जी। ये कोशिकाओं द्वारा शुगर को एनर्जी में जो कन्वर्ट किया जाता है उसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। ये एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है। इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसके हिसाब से जो फर्मेंटेशन होते हैं उसके टाइप्स होते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, विदाउट नीड ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब देखिए, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, मुख्यतः 4 प्रकार के फर्मेंटेशन के टाइप होते हैं। पहला होता है अल्कोहलिक, यानी इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहलिक बनेगा। तो जो शराब बनता है वो इसी वाली प्रोसेस से बनता है। इसमें अल्कोहल क्या होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। फिर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में होता है। जैसे जब हम थक जाते हैं, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते करते जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है सेलों के पास, तो सेल क्या करते हैं, वहां पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, यानी शुगर को एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, क्योंकि एनर्जी चाहिए हमें उस टाइम। अब वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन है नहीं, हम भाग रहे हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फिर ये फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाती है और प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। फिर लैक्टिक एसिड ये हमारी कोशिका, हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, फिर उससे दर्द होता है। ठीक। फिर एक होता है एसिटिक एसिड वाला फर्मेंटेशन। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक एसिड बनेगा। फिर होता है एक एल्काली फर्मेंटेशन, इसमें क्या होगा, क्षारीय पदार्थ बनेगा प्रोडक्ट। ठीक। तो पूछा गया था फर्मेंटेशन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो एनारोबिक होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी अनुपस्थिति होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। आपको पता होने से कोयले के 4 टाइप होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, और यही इसका ऑर्डर है क्वालिटी का। ठीक है, सबसे घटिया क्वालिटी बोले या सबसे बेकार क्वालिटी का होता है पीट। इसको हम कोयला भी नहीं बोल सकते हैं। ये क्या होता है, पार्शली डिके प्लांट होता है। ये मैंने आपको अभी इन्वायरमेंट में पढ़ाया भी था। जो स्वैम्प एरिया होता है, बॉग होता है, वहां पे पाए जाते हैं। जो लकड़ी होते हैं दलदल में डूबे रहते हैं, तो वो होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है पीट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है और जो कार्बन कंटेंट होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसको कोयला भी नहीं बोलते हैं। अब इसको जब हम गर्म करेंगे और प्रेशर डालेंगे तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर थोड़ा रिलीज होगा, फिर क्या बन जाता है, लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन कोल या फिर भूरा कोयला भी बोला जाता है। ठीक, फिर इसको गर्म करेंगे, प्रेशर डालेंगे तो बिटुमिनस बन जाएगा, इससे और अच्छा, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कोल। फिर इसको फिर और गर्म करेंगे, प्रेशर डालेंगे तो ये एंथ्रासाइट बन जाएगा, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। इसको हार्ड कोल भी बोलते हैं। ठीक, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का हुआ और पीट जो होता है वो सबसे बेकार क्वालिटी का होता है। हमसे पूछा गया सबसे अच्छा, तो अच्छा क्या होता है, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे कम प्रभावी रंग कौन सा होता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं, तो वही पूछा गया है कि सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है। 7 में ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है या सनलाइट पूरा ही होता है। देखिए, सबसे लीस्ट इफेक्टिव होता है ग्रीन लाइट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है, ये हरे रंग का, तो क्लोरोफिल हरे रंग को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसका प्रभाव सबसे कम पड़ता है ग्रीन लाइट का। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल कंपाउंड दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरस। वह रासायनिक घटक जो सभी प्रकार के विषाणुओं में हमेशा पाया जाता है, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए या आरएनए। देखिए, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर होता है प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको एनवेलप बोलते हैं, एनवेलप ऑफ प्रोटीन। उसके बाद एक मेन एनवेलप होता है, फिर अंदर होता है जीनोम, यानी कि डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डीएनए भी हो सकता है या फिर और आरएनए भी हो सकता है। आरएनए होगा तो आरएनए वाला वायरस बोलेंगे, उसको डीएनए होगा तो उसे डीएनए वाला वायरस बोलेंगे। ठीक, लेकिन सभी जितने भी वायरस होते हैं सब में एक चीज कॉमन जरूर होता है, वो होता है प्रोटीन की जो कवरिंग होती है। प्रोटीन की कवरिंग जितने भी प्रकार के वायरस सब में पाया जाता है। अब जीनोम अलग हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया कि सभी में पाया जाता है, तो प्रोटीन सभी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन एक्सेसिव कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर इन बॉडी। काफी आसान सा क्वेश्चन है, याद भी करवाया था मैंने आपको। बीसी जो विटामिन होता है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो वाटर के साथ ही यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ जाते हैं। बी और सी, विटामिन बी और सी अगर ये बॉडी में स्टोर हो गए तो हमारे शरीर के लिए डेंजरस हो सकते हैं। ठीक, तो
विटामिन बी और सी, देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में विटामिन बी और सी डेंजरस हो सकते हैं अगर ये हमारी बॉडी में स्टोर हो गए। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते क्योंकि ये पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन पूछा है किस सेल के खराब होने से कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। तो देखिए जो रेटिना होती है, हमारे आंख में रेटिना होती है, वहां पे दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है कोन सेल और एक होता है रॉड सेल। जो रॉड सेल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट के लिए, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मतलब कि जैसे कुछ ज्यादा ही प्रकाश है तो उस टाइम पे आंख को कैसे बिहेव करना है, और बहुत ज्यादा ही प्रकाश कम है तो उस समय आंख को कैसे बिहेव करना है कि हमें साफ साफ दिखे, है ना। तो ये काम कौन करता है, तो रॉड सेल करता है। यानी प्रकाश की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को कौन कंट्रोल करता है, तो रॉड सेल। फिर रेटिना में दूसरी प्रकार का सेल होता है जिसे बोलते हैं कोन सेल। कोन सेल का काम होता है कलर को देखना। जो आरजीबी रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन लाइट होती है, इन्हीं तीन लाइट से मिलकर सारे जितने भी कलर होते हैं वो बनते हैं। तो इन तीनों लाइट को हैंडल करने का काम किसका होता है, कोन सेल का। अब अगर कोन सेल ही खराब हो जाए आंख में तो जो इंसान है वो लाइट में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, उसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, उसको कलर दिखेगा ही नहीं, आरजीबी दिखेगा ही नहीं। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी सेल, तो कोन सेल इसका राइट आंसर है। और अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाएगी कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर नहीं दिखता है, ऑप्शन में अगर आरजीबी है, आरजीबी पे टिक मारना है, अगर रेड है तो रेड पे टिक मारना है, अगर ग्रीन है तो ग्रीन पे टिक मारना है, और अगर रेड एंड ग्रीन दोनों है तो इस पे टिक मारना है। ठीक है, मेनली इसमें रेड और ग्रीन यानी लाल और हरा इसमें दिक्कत होती है पहचानने में। ठीक, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन इज कैटेगराइज एज विच ऑफ द फॉलोइंग। डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी यानी कि डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये किस प्रकार की वैक्सीन है, एंटीवायरल है, एंटी प्रोटोजोआ है, किस प्रकार की है, तो ये डीपीटी ये एक कंबाइंड वैक्सीन है। कंबाइंड वैक्सीन क्यों है, क्योंकि इसमें तीन प्रकार की बीमारियों से फाइट करता है, उनसे इम्यूनिटी प्रदान करता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। डिप्थेरिया जो कि एक बैक्टीरियल बीमारी है, पर्ट्यूसिस ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, टिटनेस भी एक बैक्टीरियल बीमारी है। पर्ट्यूसिस यानी कि वुपिंग कफ, काली खांसी, काली खांसी। तो इन तीनों बीमारियों से रक्षा कौन करता है, डीपीटी वैक्सीन। ठीक, तो इसका आंसर हो गया नंबर डी, कंबाइंड वैक्सीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। पेनिसिलिन पूछा गया किससे प्राप्त होता है, सिंथेटिक प्रोसेस, फिर या फिर एक बैक्टीरिया से, फंगस से होता है, या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल से, किससे होता है। तो देखिए जो पेनिसिलिन होता है इसकी खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, 1928 में। पूछा जाता है बार बार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था, 1928 में। और किससे निकाला था ये पेनिसिलिन, तो फंगस से। फंगस का नाम अगर पूछ लिया जाए तो फंगस का नाम होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस होता है, इससे प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन है कि एक ट्रक है 500 केजी का, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, एक दूसरे ट्रक से टक्कर खा जाता है। उस ट्रक का मास इतना है और वो इस स्पीड से मूव कर रहा था। अगर दोनों व्हीकल की टक्कर हो जाती है आपस में, व्हाट इज द देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कॉल। टक्कर के बाद उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी दोनों का। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगेगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। यानी टक्कर से पहले दोनों बॉडी का मोमेंटम, टक्कर के बाद दोनों बॉडी के मोमेंटम के बराबर होगा। यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए मास हमें दिया हुआ है, m1 की वैल्यू कितनी है 500 केजी, m2 की वैल्यू भी दिया हुआ है इसने कितना 1000 केजी, u1 भी दिया हुआ है, u2 भी दिया हुआ है, और v1 और v2। अब देखिए उसने बोला कि टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम v ही ले लेते हैं, दोनों को कॉमन ही हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान पूछा गया फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए बहुत आसान है, रख देते सारी वैल्यू, m1 की जगह रखना है 500, u1 कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर पर सेकंड में नहीं होता तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि SI में हमें सारी यूनिट को SI में लेना पड़ता है, तो 20 रख देते हैं।
प्लस M2 कितना है 1000, U2 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू M1 फिर 500, इसको V को V रहने देते हैं, ये पूछा गया, फिर 1000 इंटू V, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 5,000। ठीक, इधर अगर मैं V कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 500 और 1000 1500। सॉल्व करते हैं इसको, 10,000 और 5 15,000 हो गए, इज इक्वल टू 1500। इसको काट देते हैं, 0 से 2 0 हो गया और 15 से कितनी बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक, काफी आसान सा क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय एचआईवी दैट अलाउ द इंटीग्रेशन ऑफ एचआईवी डीएनए इनटू होस्ट सेल डीएनए। कि एचआईवी द्वारा कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है जो एचआईवी डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ जोड़ देता है, उसके बाद ये डीएनए, देखिए एचआईवी जो बीमारी होती है ये आनुवांशिक बीमारी होती है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाती है। इसके पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए कि ये आनुवांशिक मटेरियल यानी डीएनए से जुड़ना चाहिए। तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो एचआईवी को डीएनए से जोड़ देता है, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, तो इंटीग्रेज नामक एंजाइम होता है जो एचआईवी को होस्ट सेल के डीएनए से जोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मडी वाटर इज ट्रीटेड विद एलम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज अ टर्म एज। कीचड़ वाले पानी को शुद्धिकरण करने के लिए एलम डाला जाता है उसमें, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो नीचे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को देख लेते हैं ये क्या क्या होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण बोलते हैं हिंदी में इसको, अवशोषण। अवशोषण यानी किसी चीज को सोख लेना अपने अंदर, है ना। जैसे कि कोई स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को अगर हम पानी के ऊपर डालेंगे तो पानी को अपने अंदर सोख लेगा, है ना। अब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस इज टेकन अप और इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर, मतलब वो पूरा दूसरे मैटर में या फिर दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पर जो डाइजेस्टिव जो ये एंजाइम जो सब फाइनल उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो जो वो पोषक पदार्थ होता है उनको ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जिन्होंने अगर पढ़ा है, मैंने ये बताया हुआ है, वैसे जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बताए कि वो कौन सी संरचनाएं होती है, फिंगर लाइक संरचना होती है जो पोषक पदार्थों को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखता हूँ कितनों को पता है वो चीज। फिर एक होता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्तन। आवर्तन में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन में कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर चला जाता है ना, या फिर उसको अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। इसमें क्या होता है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सतह पर ही रह जाता है, जो उसके कण है पार्टिकल्स उसके सतह पर रह जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि जैसे कोई मनुष्य क्या करता है, टॉक्सिक पदार्थ खा लेता है या पी लेता है तो उसके पेट में चला जाता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उसको चारकोल खिलाते हैं, एक्टिव चारकोल खिलाते हैं। एक्टिव चारकोल खिलाने से क्या होता है, जो एक्टिव चारकोल है उसके ऊपर जो टॉक्सिक मटेरियल जो उसने खाया है मानव ने, वो सब चिपक जाते हैं उसकी सतह पर, और फिर वो बाहर आ जाता है बॉडी के थ्रू, यानी कि जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी के थ्रू बाहर आ जाता है, उसकी बॉडी में रहता नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एड्जॉर्प्शन में या फिर आवर्तन में कि जो एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, वो चिपक जाते हैं सरफेस पे, दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे चिपक जाते हैं। ठीक, फिर एक था कोगुलेशन, जिसको बोलते हैं थक्का बनाना, थक्का बन जाता है ना। जो इसमें क्या होता है कोगुलेशन में कि प्रोसेस इन विच लिक्विड स्पेशली ब्लड टर्न इनटू जेल और सॉलिड, जेल या फिर सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वो। जैसे कि हाथ कट जाता है तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, वहां पे ब्लड का क्या हो जाता है कोगुलेशन हो जाता है, थक्का बन जाता है। ठीक, फिर होता है इमल्सिफिकेशन, जिसको बोलते हैं पाइसीकरण। इसमें क्या होता है दो पदार्थ ऐसे लेते हैं जो घुल नहीं पाते एक दूसरे, तेल और पानी का ले लिया हमने और दोनों को मिला दिया, तो जो पदार्थ बनता है, जो लिक्विड बनता है, उसी को बोलते हैं इमल्स, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जब मडी वाटर होता है, कीचड़ वाला पानी होता है, उसमें हम एलम मिला रहे हैं उसको शुद्ध करने के लिए, तो कौन सी प्रोसेस होती है उसमें, एब्जॉर्प्शन होता है, एडॉप्शन होता है, या कोगुलेशन होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कोगुलेशन की प्रक्रिया होती है, यानी इसमें थक्का बन जाता है, जो उसमें कीचड़ होता है, जो अशुद्धियां होती है वो एलम के साथ मिलके एक सब्सटेंस बना लेती है, मतलब थक्का बन जाता है। उस थक्के को हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, साफ पानी बचता है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, कोगुलेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मिल्क ब्रीडिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे अच्छी दूध देने वाली नस्ल कौन सी है।
दुनिया के पूछा गया है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो अगर आपसे दुनिया का पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अच्छी कौन सी नस्ल है, हॉस्टीन फ्रीसियान, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है हॉस्टीन फ्रीसियान, ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी दूध देने वाली नस्ल होती है, गाय की नस्ल होती है ये। और ये कहाँ पे पाया जाता है, नीदरलैंड हो गया, ये नीदरलैंड, नीदरलैंड और जो नॉर्थ जर्मनी है, नॉर्थ जर्मनी, वहां पे पाई जाती है ये नस्ल। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में बताओ कौन सी नस्ल है गाय की जो सबसे अच्छा दूध देती है, तब इसका आंसर होता है साहीवाल। इंडिया में साहीवाल है गाय की नस्ल जो सबसे अच्छा दूध देती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में दूध देती है साहीवाल। और ये पूछा जाए साहीवाल पाया कहाँ जाता है, साहीवाल, तो साहीवाल कहाँ पाया जाता है, पंजाब में, पंजाब वाले रीजन में पाया जाता है साहीवाल। फिर यहाँ और ऑप्शन देखिए, देवनी है, देवनी भी एक नस्ल है गाय की, और ये कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। फिर सिंधी, इसको रेड सिंधी भी बोला जाता है कभी कभी, रेड सिंधी कहाँ पाया जाता है, जो सिंध प्रोविंस है ना हमारा, सिंध जो पंजाब और पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, वहां पे पाया जाता है। फिर चित्तागोंग, चित्तागोंग ये कहाँ, देखिए इसको तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे CHI चित्तागोंग, और इसी से होता है CS से हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है चित्तागोंग, ठीक। फिर और भी होते हैं इसमें, जैसे गिर हो गया, गिर हो गया, कांकरेज हो गया, कांकरेज, गिर और कांकरेज कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, गुजरात में गिर और कांकरेज पाया जाता है। तो ये कुछ गाय की नस्लें, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है थ्योरी क्लासेस में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको केमिस्ट्री में, 10th क्लास की केमिस्ट्री, उसमें बहुत अच्छे से बताया था, कुछ रटने की जरूरत नहीं थी। एक तो आपको ये याद होना चाहिए किधर से किधर जाने पे बढ़ता है, ठीक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछा गया है, तो अगर हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, फिर अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ऐसा क्यों होता है, तो आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे आप देखिए यहाँ ऑप्शन में लेते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, क्लोरीन का कितना होता है, 17, फ्लोरीन का कितना होता है, 9, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, ठीक है। आपको 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब इसमें देखिए सेल कैसे भरेंगे, 2, 8 और 1, ये हो गया। इसमें कितना होगा, 2, 8 और 7, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 और 7, फिर इसमें क्या होगा, 2 और 6, ये होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, आयनीकरण ऊर्जा। अब ये मैंने वैसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है थ्योरी क्लासेस में, फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसको निकालना उतना ज्यादा आसान होगा, है ना, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 3 दोनों में सेल है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल से काफी दूर है, दूर है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब हमने देखा पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर ये पीरियोडिक टेबल है, जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या होता है, नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 सेल हो जाते हैं, नीचे जाते जाते बढ़ता रहता है। तो जब नीचे जाते जाते सेलों की संख्या बढ़ रही है, सेलों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है। अब मैंने यही बताया आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूर होगा उसको अलग करना उतना आसान है, तो इसलिए ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती रहती है ना, हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। अगर हम पीरियड में ऐसे में चले तो क्या होता है, देखिए अब पीरियड में क्या होता है कि जितने भी सेल होते हैं सेल की संख्या तो बराबर ही होती है, पहले वाले आवर्त में 1 सेल होगा, दूसरे में 2 सेल, 3 सेल, इस टाइप से सेलों की संख्या कांस्टेंट होती है, मतलब इसमें सब जितने भी होंगे एलिमेंट सब में कितने होंगे, बराबर सेल होंगे। फिर दूसरे वाले आवर्त में उसमें भी सेलों की संख्या बराबर होगी। अब सेलों की संख्या बराबर, जैसे ऊपर के 2 लेते हैं, इसमें कितने 3 सेल है, दोनों में 3 सेल है। अब एक चीज और बताया था मैंने कि लास्ट सेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा न्यूक्लियस के प्रति। तो अब जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन का देखते हैं, इसमें 7 है लास्ट में, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए क्लोरीन इधर एग्जिस्ट इधर करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए पीरियोडिक टेबल में मैं इनको देख लेता हूँ कहाँ कहाँ ग्रुप है। तो सोडियम यहाँ पाया जाता है। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 16 नंबर वाले में पाया जाता है यहाँ पे, और 17 नंबर में ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है ना, ये पहले वाले में होता है। अब मैंने क्या बोला, इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी और ऊपर से नीचे आने पे घटेगा, ठीक। तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि इधर वाले में कम होगा, इधर वाले में ज्यादा होगा। ऑक्सीजन भी कट गया क्योंकि इसके आगे भी है फ्लोरीन क्लोरीन,
अब बचे दो, फ्लोरीन और क्लोरीन। फिर मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे आने पे घटेगा, तो क्लोरीन की कम होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। आंसर क्या होगा इसका, फ्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F=G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसमें m1 पहली बॉडी का मास, m2 दूसरी बॉडी का मास और r इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक, तो किस पर निर्भर करता है, इन तीनों पर निर्भर करता है, और ये तीनों किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठा शक्कर कौन सा होता है निम्नलिखित में से, लैक्टोस, माल्टेस, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो ये कौन सा होता है, एफ से फ्रूट और एफ से फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा स्वीट होता है और ये फ्रूट्स में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। सबसे मीठा यही होता है नेचुरल शुगर में। जितने भी ऑप्शन ये सब नेचुरल शुगर है। अगर आर्टिफिशियल बोले तो आर्टिफिशियल जैसे इंसान जो बनाता है तो उसमें सैकरीन हो गया, सैकरीन क्या होता है, आर्टिफिशियल शुगर हो गया। लेकिन ऑप्शन में हमें सब नेचुरल दिया गया, उसमें पूछा गया सबसे मीठा कौन होता है, तो फ्रक्टोज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आइस क्यूब आर मेड द एंट्रोपी ऑफ वाटर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ गया। जब बर्फ के टुकड़े बनाए जाते हैं तो पानी की एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, कोई चेंज नहीं होता, ये पूछा गया है। तो एंट्रोपी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी होता क्या है। तो एंट्रोपी होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम, कि किसी सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं या कुछ भी चीज है उसमें, अणु, परमाणु, कुछ भी चीज हो गया, जिस चीज से वो सिस्टम बना हुआ है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, यानी वो ज्यादा बिखरा हुआ है या सही है, उसके कण पार्टिकल्स एक पैटर्न में है, कैसे हैं, तो उसको जो मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं एंट्रोपी। अब किसी सिस्टम में अगर उसके पार्टिकल्स बिखरे बिखरे हैं, बहुत ज्यादा बिखरे हैं, तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। किसी मैटर में अगर उसके एटम्स या आयन्स बिल्कुल अरेंज है, बिल्कुल एक ऑर्डर में अरेंज है, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, पानी में क्या होता है, पार्टिकल्स बिखरे बिखरे रहते हैं, और जब हम इसको बर्फ बना, आइस क्यूब बनाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक पैटर्न बना देते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम एक अरेंजमेंट में आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, रैंडमनेस कम हो गई ना, इसमें रैंडमनेस ज्यादा थी, डिसऑर्डर था ये पूरा, इसमें क्या हो गया, एक ऑर्डर में आ गया इसके पार्टिकल। तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या हुआ, कम हो गई, डिक्रीज हो जाएगी ना। यहाँ पे एंट्रोपी क्या था, ज्यादा था, क्योंकि ज्यादा बिखरे हुए थे। यहाँ पे एक अरेंजमेंट आ गया, तो ये एंट्रोपी इसकी कम हो गई। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। एंट्रोपी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, और एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस इन अ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्न काउज बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज काउज बाय बॉइलिंग वाटर, बिकॉज कि भाप से होने वाले जलन के घाव उबलते हुए पानी से होने वाले जलन के मुकाबले ज्यादा गंभीर होते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ लेटेंट हीट वगैरह इन सब के बारे में। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, उबलने लग जाता है। अब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब जो पानी उबल रहा है, उबलने से उसके अंदर आ जाता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा आ जाती है। अब इस गुप्त ऊष्मा की वजह से ये उबलता हुआ पानी भाप बन जाता है, चेंज हो जाता है इसका फॉर्म, भाप। ठीक, तो लेटेंट हीट का काम ही ये होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसी पदार्थ को एक फॉर्म से, अगर वो लिक्विड है तो उसको गैस बनाना, ये किसकी वजह से होगा, तो लेटेंट हीट की वजह से होगा। ठीक, इसमें भी दो टाइप की लेटेंट हीट होती है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, दो प्रकार की होती है, यानी पहले में जब हम लिक्विड को गैस बना देते हैं और दूसरे में जब हम लिक्विड को ठोस बना देते हैं, वहां पे दोनों में लेटेंट हीट अप्लाई होता है। तो बोला गया कि जो भाप होता है उससे हमें ज्यादा जलन महसूस क्यों होती है, तो क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होता है। उसमें एक तो गर्मी है ही, 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही, साथ में उसमें लेटेंट हीट और होता है, तो इसकी वजह से हमें ज्यादा जलन महसूस होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्टीम हैज लेटेंट हीट। स्टीम में क्या होता है, भाप में क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, इसी की वजह से हमें ज्यादा जलन महसूस होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर is more than in dry air because the moist air has आर्द्र वायु यानी कि जिसमें पानी की मात्रा होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, में ध्वनि की गति सूखी वायु की तुलना में अधिक होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो सूखी वायु की तुलना में कम दाब होता है, सूखी वायु की तुलना में अधिक दाब होता है, सूखी वायु की तुलना में अधिक घनत्व होता है, यानी कि डेंसिटी इसमें ज्यादा होती है, या घनत्व यानी कि डेंसिटी कम होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें डेंसिटी ज्यादा होता है। अब आपको पता है ना कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वायु की गति है, वो 4 चीजों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी 4 चीजें? डेंसिटी, इलास्टिसिटी, टेम्परेचर और मीडियम पे। मीडियम पे करती है यानी कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद लिक्विड में होगा, फिर उसके बाद गैस में होगा। यानी गैस में सबसे कम होता है स्पीड, उसके बाद लिक्विड और सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। ठीक, इसी प्रकार टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा साउंड की स्पीड उतनी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड भी बढ़ती है साउंड की। इलास्टिसिटी, द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन मोर इलास्टिक मीडियम। जितना ज्यादा लचीला माध्यम होगा, इलास्टिक माध्यम होगा, उसमें स्पीड उतनी अधिक होगी। फिर डेंसिटी का भी प्रभाव पड़ता है। जितना ज्यादा डेंस होगा, देखिए यहाँ पे वही तो लग रहा है, सॉलिड में क्या है? डेंस है ना, लिक्विड में फिर कम डेंस होता है और गैस में बहुत कम डेंस होता है, इसलिए स्पीड उसमें कम होता है। तो जितनी ज्यादा अधिक डेंसिटी होगी उतना अधिक उसमें साउंड की स्पीड होगी। तो यही था यहाँ पे, जो मॉइस्ट एयर है उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स ज्यादा है तो उसमें रफ्तार ज्यादा होगी। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन। न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडीज में, किसमें पाया जाता है डीएनए? तो 2 चीजों में खुद का डीएनए पाया जाता है। कौन कौन सा? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, सेल वाले चैप्टर में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट। फोटोपीरियोडिज्म किसे प्रभावित करता है? फोटोपीरियोडिज्म पता होगा तभी आप बता पाओगे कि किसको अफेक्ट करता है। फोटोपीरियोडिज्म मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं टोटल। इन 24 घंटे में कोई पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कितने समय तक रहा, उसी को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। मतलब उसको कितने समय तक सूर्य का प्रकाश मिला, उसी को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। अब इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर सूर्य का प्रकाश है तो खाना बनाएगा तो उसी से फ्लावरिंग भी होगा, उसका ग्रोथ भी उसी से होगा, उसी से फल भी आएंगे। तो सभी, ऑल ऑफ दीज, इस सभी को इफेक्ट करता है फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, अब सूर्य नहीं होगा तो पौधे तो ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, उसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो 4 स्टेटमेंट हैं, इसके पता होने चाहिए आपको। क्या क्या बोला था रदरफोर्ड ने? पहला कि न्यूक्लियस इज टाइनी, बहुत छोटा है, डेंस है, घना है, और इसके सेंटर में इसका मास होता है, जो न्यूक्लियस का मास होता है उसके सेंटर में होता है। द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन फिक्स पाथ। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर काटते हैं जैसे प्लैनेट सन का चक्कर काटते हैं। द एटम इज मोस्टली एम्प्टी, जो एटम है वो ज्यादातर खाली है। द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। इन्होंने बोला था ना कि जो एटम है वो धनावेशित गोला है ना, धनावेशित गोला है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है, जिससे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। ये 4 स्टेटमेंट देता है रदरफोर्ड ने अपने जो सोने की पत्ती वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, द एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ये कहा गया था। एटम आर इंडिविजुअल गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंटर में, न्यूक्लियस में नहीं होता तो बाहर चक्कर काटता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म, ये भी गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फूड चैन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द कंसीडर्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राथमिक उत्पाद किसको बोला जाता है? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, किसको बोला जाता है? ग्रीन प्लांट्स को। यही खाना बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं, और इन्हीं को फूड चैन में हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक, और अगर ये पूछता है कि प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं हमारे हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following region is recognized as a biodiversity hotspot according to the IUCN International Union for Conservation of Nature? IUCN ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया है? किसको किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। जितने भी हॉटस्पॉट है मैं आपको करवाऊंगा अभी आगे, जो इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक्स बचे हैं मैं आपको करवाऊंगा अभी। 4 से 5 वीडियो अभी और आएगी इन्वायरमेंट में, तो उसमें ये भी कराऊंगा मैं आपको, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। कोयला रिन्यूएबल यानी जिसको नया कर सकते हैं, हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। कोयले को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक बार गया तो गया। नेचुरल गैस गया तो गया, नहीं कर सकते।
विंड एनर्जी या फिर पवन ऊर्जा, इसको हम कर सकते हैं, पवन हमेशा रहेगा। पेट्रोलियम ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक, ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, एक भी क्वेश्चन ने आपको कुछ सीखने में हेल्प किया, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको 25 में से कितने आए, ईमानदारी के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।